जय हिंद बच्चों। तो बेटा हम आज क्या करने जा रहे हैं, आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 8 के अध्याय 3 के अगले पार्ट को में डिस्कस करेंगे कि जो अगली व्यवस्था है वो कौन सी होगी। हमने पिछले पार्ट में ज़मींदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था। अब हम महलवारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आखिर कौन ये लेके आए, महलवारी व्यवस्था का नाम महलवारी व्यवस्था ही क्यों पड़ा, और इनको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन लोग थे भारत में, और आखिर क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ कहाँ इन चीज़ों को लेके आया गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नई व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 19वीं सेंचुरी तक अंग्रेज़ों के कुछ ऑफिसर्स को ये लग गया था कि आखिर अगर हम आगे कंपनी में राजस्व व्यवस्था को फिक्स कर देते हैं तो कंपनी के फ्यूचर में काफ़ी सब बदलाव होंगे, और उस बदलाव को करने के लिए हम स्थायी बंदोबस्त से काम नहीं चला सकते, यानी कि हमें इसमें बदलाव करने पड़ेंगे। इसीलिए बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में, जिसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश का भाग हिस्सा आता था, वहाँ पे हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज़ थे। इन्होंने एक नई व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया? 1822 में। मैकेंजी को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि भारत समाज में गांव का एक महत्वपूर्ण योगदान है और गांव के एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, तो उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों और रीति रिवाजों को दर्ज किया, और हर गांव के एक खेतों को अनुमानित राजस्व उन लोगों ने जोड़ लिया और इन सभी को एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया। हर गांव को इस आकार में छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया, और इन्हीं ग्राम समूहों को क्या बोला गया? महल। यहीं से ये नाम निकल के आता है महलवारी सिस्टम, यानी कि महलवारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त। यहीं से ये नाम हम आगे यूज़ करेंगे। तो राजस्व का हिसाब लगाया गया, और इस राजस्व का स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि समय समय पर इसमें संशोधन इकट्ठा करने के लिए बोला गया। और अब जो पहले राजाओं को वो दी गई थी, अब इन में ज़मींदारी का जिम्मा ज़मींदार की बजाय किसको सौंप दिया गया? गांव के मुखिया को। कि अब जो है वो टैक्स कौन लेगा? गांव का मुखिया लेगा, और गांव का मुखिया अब क्या करेगा? उनको लेगा। यानी कि जो राजाओं और तालुकदारों का मिडल मैन वाला काम था वो अब समाप्त कर दिया गया था। अब सीधे जो गांव के मुखिया हैं वो टैक्स वसूलेंगे, और टैक्स भी फिक्स नहीं था, समय समय पर इसमें परिवर्तन समय के आधार पर होता रहता था। तो ये लगभग भारत के कितने भाग में फैली थी? ये लगभग 30% हिस्सा जो अंग्रेज़ों ने एक्वायर किया था, उसके 30% हिस्से में उन लोगों ने महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सारे कुछ भाग थे जहाँ पर महलवारी सिस्टम को लाया गया। तो इसमें ये व्यवस्था थी कि अब जो गांव के मुखिया हैं वही टैक्स लेकर के किनको सौंप देंगे? अंग्रेज़ों को सौंप देंगे। इसके बाद इसमें भी कई सारी परेशानियाँ थी, और इसमें भी कई सारी अच्छाइयाँ थी, कमियाँ थी। वो सारी मैं आपको एक अगले वीडियो में इन दोनों की सारी कमियाँ बताऊंगी कि क्या कमियाँ थी महलवारी सिस्टम में और क्या कमियाँ थी मुनरो सिस्टम में। अभी इस अध्याय को पूरा करते हुए हम आगे चलेंगे कि क्या थी मुनरो व्यवस्था। ये है मुनरो भाई साहब, इनकी पिक्चर दे रखी है। तो मुनरो व्यवस्था क्या थी? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाई गई। नई व्यवस्था को अपनाने का इन लोगों ने प्रयास किया, जिसका नाम इन लोगों ने दिया रैयतवारी सिस्टम, यानी कि रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था में रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है? किसान। रैयत का अर्थ होता है किसान, और अब किसानों को ये जिम्मा दे दिया गया कि वो सीधे टैक्स अब दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जा किए गए जो क्षेत्र थे, उनके कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा के देख लिया था। इसीलिए टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, और धीरे धीरे ये पूरे दक्षिण भाग में क्या हो गई? ये व्यवस्था लागू हो गई। रीड एंड और टॉमस मुनरो, इनको लगता था कि दक्षिण भारत परंपरागत जमींदार नहीं थे वहाँ पर,
इसीलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसान यानी कि रैयत, अभी मैंने बताया था ना किसानों को क्या बोला गया, रैयत, सीधे किसान से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व का आकलन उनके पहले से ही निर्धारित था, पहले से ही उनके खेतों में सावधानी पूर्वक उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग इसमें जाकर के सर्वेक्षण यानी कि सर्वे किया और इस व्यवस्था को लागू किया। और मुनरो को माना जाता है कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ये मुनरो का मानना था। ये आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों को किसको ये लगता था कि अंग्रेज़ों को किसानों की रक्षा के लिए पिता के तौर पर माना जाए। तो स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन यहीं से आपका हो गया। तो ये दोनों व्यवस्थाएं थी हमारी, हमने तीनों व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया है पार्ट 2 में, और अब ये पार्ट 3 है। कौन कौन सा था? पहला था हमारा ज़मींदारी सिस्टम, दूसरा था हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम, तीसरा था हमारा महलवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में भारत के कितने भाग में, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा एक्वायर थे, लगभग उसके 19% भाग में इसको लागू किया गया, जिसमें जो ज़मींदारी सिस्टम था वो उसमें राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदार नियुक्त किया जाता था और एक फ़िक्स्ड अमाउंट में लगान वसूल किया जाता था। इसके बाद थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी सिस्टम लागू करवाया गया कई जगहों पे 1820 में। ये रैयतवाड़ी सिस्टम कब आया? 1820 में। 1820 में कौन कौन से एरिया में? मुंबई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल और ये दक्षिण भाग के कुछ हिस्से थे जहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो 51% जो भू क्षेत्र है उसमें इसको लागू किया गया, जिसमें ये टैक्स की व्यवस्था इनकी 33 से 50% की थी। और इस व्यवस्था की कमी क्या थी? इस व्यवस्था में जो किसान थे जब वो लगान नहीं दे पाते थे तो वो जा कर के कर्जा लेते थे, यानी कि साहूकार की जो भूमिका थी इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा ऊपर हो गई थी। वो लोग इनसे क्या करते थे? इनसे कर्जा लेते थे और अपना लगान चुकाते थे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं ये सारी ही व्यवस्था कहीं से भी किसानों के लिए तो नहीं थी, ये सिर्फ इनके अपने ही लिए थी। इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? महलवाड़ी सिस्टम के बारे में, जिसमें महाल यानी कि गाँव का ग्रुप, जिन गाँवों के ग्रुप को हम महाल बोलते थे, और इसको हॉल्ट मैकेंजी ने कब लागू किया? 1822 में। 1822 में इसको लागू किया। लगभग हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे एरिया को इसने एक्वायर किया। और इस व्यवस्था में जो टैक्स था वो 66 से 50% तक के बीच में था, जिसके कारण किसानों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये कहीं से भी अगर देखा जाए तो किसानों के हित में अभी तक एक भी व्यवस्था नहीं लगी। इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि यूरोप में कैसे फसलों की डिमांड हुई, कैसे नील की खेती प्रचलन में आई, कैसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप किया गया, यानी कि कृषि का फसलों का वाणिज्यीकरण किया गया, भारत में नील की मांग क्यों बढ़ी, नील की खेती का आखिर विरोध क्यों हुआ, कैसे कैसे भारत के लिए निजी खेती में समस्याएं आई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।